Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 10, Antarctica. Students, in part 1 we have discussed the introduction of Antarctica, location of Antarctica, climatic condition of Antarctica, landforms of Antarctica and its climate. Okay, so student, we'll start part 2 with नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में हम। तो अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट है बच्चा। डेजर्ट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट, दूसरा होता है टेम्परेट डेजर्ट और तीसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। तो अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट समर सीजन में ही होते हैं। मॉसेस, फंजाई, लिचन्स, ये फंगी, फंजाई, मॉसेस, लिचन्स, ये यहाँ के वेजिटेशन है जो थोड़े समर का जो शॉर्ट समर होती है उस टाइम में होते हैं। क्योंकि बच्चा ये लैंड बैरन है तो जो सी सराउंड करती है आसपास उसमें आपको रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिल जाएगी, वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे टाइप की फ़िश मिल जाएगी। और यहाँ पर एक कॉमन फिश है जिसका नाम है क्रिल। ये स्मॉल लॉबस्टर की तरह दिखती है। क्रिल मीट पेस्ट बनता है जो कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। देखो लैंड तो बैरन है, बहुत सारे एनिमल्स आपको लैंड के ऊपर कम मिलेंगे पर जो सराउंडिंग सी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन टाइप की क्या है बच्चा, एक फ़िश है जिसका नाम है क्रिल और इससे मीट पेस्ट बनता है जो कि प्रोटीन में बहुत रिच होता है। दूसरे टाइप की फ़िश जो कि बहुत कॉमन है वो है अंटार्कटिक कॉड और तीसरी है स्क्विड। तो अगर मैम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में गिव एग्जाम्पल ऑफ फिश फाउंड इन प्लेंटी इन अंटार्कटिक, तो क्या लिखेंगे? क्रिल, अंटार्कटिक कॉड, स्क्विड। चलो फिर बच्चा जब समर सीजन होता है तो बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं अंटार्कटिका में, समर सीजन में आते हैं, पर ध्यान रखना ठीक है, जिनका नाम है एल्बाट्रोस, गर्ल्स, पेट्रेल्स, कॉर्मोरेंट्स। फिर से एल्बाट्रोस, गर्ल्स, पेट्रेल्स, कॉर्मोरेंट्स। ये बहुत सारे टाइप की बर्ड्स हैं जो समर में आती हैं अंटार्कटिका में। और क्यों आती है स्टूडेंट्स? टू फीड ऑन फिश, मछलियाँ खाने। पर जैसे ही विंटर आता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ये फ्लाई अवे कर जाती हैं, दूर चली जाती हैं। यहाँ पर सील्स की भी वैरायटी मिलेगी, वेल्स की भी वैरायटी मिलेगी। अबंडेंट इन वाटर, बॉटम में डिफरेंट टाइप की सील्स, वेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अंटार्कटिका की जो वाटर बॉडी सराउंड करती है उसमें ये जो मैमल हैं, भले वो सील्स हो या वेल्स हो, ये माइग्रेट कर जाती हैं वार्मर वाटर में ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये होती हैं मैमल्स, ये होती हैं बड़ी समझदार। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी आती है, एक्सट्रीम ठंड होने लगती है, कोल्ड वेदर हो जाता है, तो ये भाग कर वार्मर वाटर बॉडी में चली जाती है। देखो बेटा, ओशन तो सारे ओशन कनेक्टेड हैं, तो कहीं ओशन के किसी पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर मिलेगा, कहीं पर वार्म वाटर मिलेगा। आप लोगों ने क्लास 6 में कोल्ड नहीं, शायद 7th में ही है एनसीईआरटी में, कोल्ड वाटर करेंट्स, हॉट वाटर करेंट्स। तो ये ठंडी वाली जगह से गर्म वाले पानी में चली जाती हैं। गर्म मतलब गर्म नहीं होगा जिससे चाय बन जाए, ल्यूक वार्म वाटर। बर्ड विथ अंटार्कटिका इज आइडेंटिफाइड, वो बर्ड बेटा जिससे अंटार्कटिका को आप आइडेंटिफाई करते हो। मैं भी अगर अंटार्कटिका सोचूं तो मुझे भी सबसे पहले अगर कोई बर्ड ध्यान आती है तो वो है पेंगुइन। यहाँ पर पेंगुइन की सेवरल स्पाइसीज हैं। अंटार्कटिक के कोस्ट लाइन में आपको टाइप की बहुत डिफरेंट टाइप की पेंगुइन मिल जाएगी। जो मोस्ट कॉमन है वो है एडेलाइड और एम्परर पेंगुइन। तो 2 टाइप ऑफ पेंगुइन बेसिकली फाउंड इन अंटार्कटिक, तो वो एडेलाइड, एम्परर पेंगुइन्स, ये बहुत कॉमन है, एडेलाई एंड एम्परर पेंगुइन। ये जो बर्ड होती हैं बेटा ये फ्लाइटलेस होती हैं। फ्लाइटलेस मतलब फ्लाई नहीं कर पाती हैं, तितली उड़ जाती है, वैसे ये उड़ नहीं पाती हैं, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं पाएंगी, वेडल करती हैं। ऐसे ऐसे देखना, एक अलग तरीका होता है उनका चलने का, वेडल करती हुई चलती हैं। चलो, अगर आपको वेडल का मतलब नहीं पता तो एक बार पेंगुइन वॉकिंग स्टाइल देखना, तो वो पता चल जाएगा वेडल कैसे होता है। बट कैन यूज़ देयर विंग्स टू स्विम इन वाटर, पर ये जो विंग्स दिए हैं ये फ्लाइटलेस हैं, तो आपको यही लग रहा होगा फिर इनमें विंग्स क्यों हैं। तो बच्चा ये विंग्स के थ्रू वो वाटर में स्विम कर सकती हैं। एडेलाई एम्परर पेंगुइन यहाँ की मोस्ट कॉमन पेंगुइन है। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो है लैंड, दूसरा है एयर और तीसरा है वाटर।
हम इन तीनों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी दुनिया तो जाए यहाँ वहाँ हमें मतलब नहीं, पर ज़मीन होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो नेचुरल रिसोर्स अंटार्कटिका के पास अवेलेबल है वो वाटर। हमारा जो फ्रेश वाटर है बच्चा, देखो ओशन का पानी तो हम पीने से रहे, सऊदी अरेबिया पी रहा है बड़े बड़े प्लांट लगा के, वो ओशन वाटर को, सॉल्टी वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। पर वो बात छोड़ दो, नहीं तो अंटार्कटिका में फ्रेश वाटर का 70% फ्रेश वाटर कहाँ पर ही अवेलेबल है? अंटार्कटिका में ही अवेलेबल है बच्चा। मैडम आपने तो बोला था वहाँ पानी है ही नहीं, तो बेटा पानी किस फॉर्म में है? आइस शीट्स के फॉर्म में है, आइस शेल्फ्स के फॉर्म में वाटर वहाँ पर है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में फ्रेश वाटर का कितना परसेंट फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है? अगर वर्ल्ड में 100% फ्रेश वाटर है तो 70% अकेला किसके पास है? अंटार्कटिका के पास है, इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। ठीक है बात। चलो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अंटार्कटिका का वो है वाटर। 90% जो वर्ल्ड ग्लेशियल आइस है इस कंटेंट इन कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स में ही वर्ल्ड ग्लेशियल आइस का 90% है। ये जो आइस शीट्स हैं ये 70% कंसिस्ट करती हैं वर्ल्ड के फ्रेश वाटर का। चलो, एक्सप्लोरेशन हुआ तो एक्सप्लोरेशन से हमें पता चला कि यहाँ पर कोल, आयरन और कॉपर, कोल भी है, आयरन और भी है, कॉपर भी है। आइस कैप, ये जो आइस कैप है इनके नीचे ज़मीन, और ज़मीन के नीचे मिलेगा आपको, पहले आइस कैप मिलेंगे फिर उसके नीचे मिलेगी ज़मीन, और ज़मीन के नीचे मिलेगा भैया कोल, आयरन और कॉपर, ठीक है। चलो, साइंटिस्ट ऑल्सो प्रिडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम एंड पेट्रोलियम। साइंटिस्ट का मानना है भाई यहाँ सिर्फ गोल्ड, आयरन और कॉपर ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कोल, आयरन और कॉपर ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर गोल्ड भी है, यहाँ पर डायमंड भी है, यहाँ पर यूरेनियम भी है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट्स, बहुत सारी टीम्स नॉर्वे से, ब्रिटेन से, किसकी टीम? साइंटिस्ट की टीम्स नॉर्वे से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड स्टेट से, रशिया से, फ्रांस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से भी अंटार्कटिका में पहुंची हुई हैं। किसको पढ़ने के लिए? ग्लोबल वेदर को पढ़ने के लिए, क्लाइमेटिक पैटर्न को पढ़ने के लिए और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो बच्चा कहाँ कहाँ से टीम पहुंची है? नॉर्वे, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। कहाँ पहुंच गए ये लोग? अंटार्कटिका पहुंच गए। क्यों पहुंच गए अंटार्कटिका में, ये स्टडी करेंगे, ग्लोबल वेदर की, क्लाइमेट पैटर्न की और जियोलॉजिकल हिस्ट्री की। दे हैव सेट अप बेस कैंप्स एंड ऑब्जर्वेशन स्टेशन। सब ने अपने अपने ऑब्जर्व स्टेशंस बना रखे हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में कैंप्स बना रखे हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेशंस बना रखे हैं। मैकमुर्डो स्टेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया की भी रिसर्च स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री है और मैत्री है, और एक जो नया नया खुला है उसका नाम है भारती। ये तो है बच्चा, पर मैम पूछेगी सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन किसका है, तो आप क्या बोलोगे? यूनाइटेड स्टेट्स। नाम है मैकमुर्डो स्टेशन। मैकमुर्डो स्टेशन किसका? यूनाइटेड स्टेट का, जो सबसे बड़ा है अंटार्कटिका में। अब इंडियन एक्सपीडिशन की बात करें तो बच्चा मैंने बताया इंडिया ने भी अपने एक्सपीडिशंस को सेंड किया है 1982 में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो जो हमारा फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन था वो था दक्षिण गंगोत्री, एंड अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड ऑन आइस शेल्फ। किसके ऊपर बना है ये? आइस शेल्फ के ऊपर बना हुआ है, आइस शेल्फ के ऊपर है। अनमैन्ड है मतलब मानव रहित, यहाँ पर इंसान नहीं है। दक्षिण गंगोत्री में इंसान नहीं है। अनमैन्ड स्टेशन है मतलब इंसान नहीं है। आइस शेल्फ पे लोकेटेड है, विच हैज़ बिकम अ वैल्यूएबल साइट फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ अंटार्कटिक आइस शीट। जो क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ ऐसे प्रोविजंस मशीनरी लगा रखी है जो क्या कंटिन्यूसली किसको ट्रैक कर रही है? अंटार्कटिक आइस शीट्स को के मूवमेंट को चेक कर रही है अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो आइस शीट है वो मूव कर रही है। तो हमारा जो स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं अंटार्कटिका की आइस शीट में विथ ग्लोबल वार्मिंग। फिर 82 में बना था दक्षिण गंगोत्री, याद रखना। इन विच ईयर दक्षिण गंगोत्री वॉज सेटअप इन Antarctica 1982. It is manned or unmanned, तो it is unmanned, ठीक है। Why we have set up this for observing changes in
मूवमेंट ऑफ आइस शीट थ्रू अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर एक और रिसर्च स्टेशन बनाया हमने 1988-1989 में, जिसका नाम था मैत्री स्टेशन। ठीक है, 88 से 89 में बना मैत्री स्टेशन। ये सेकेंड इंडिजिनस मैंड स्टेशन था। मैंड मतलब यहाँ पर आदमी थे, हमारे साइंटिस्ट थे। सिचुएटेड अबाउट 70 किलोमीटर अवे ऑफ दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूर था। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी रिसर्च के लिए। वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। बेटा देखो 1988-89 में जो हमने मैत्री स्टेशन बनाया, ये इसमें पहली बात तो ये मैन था, इसके अंदर मानव थे, इंसान थे। ये दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। और भले वो रिसर्च बायो की हो, अर्थ साइंस में हो, ग्लेशियोलॉजी में हो, एटमॉस्फेरिक साइंस में हो, मेट्रोलॉजी में हो, सब कर सकते हैं। फिर भारती खोला है हमने, थर्ड रिसर्च स्टेशन खोला है, और जिसका काम है टू स्टडी द ओशन वाटर एंड कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप। किसको पढ़ना? भारती का एक ही काम है कॉन्टिनेंटल ओशन वाटर और कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप के ऊपर रिसर्च करना। क्या क्या? ओशन वाटर और कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप। Now, landmark Antarctic Treaty was signed in 1959 by 12 nations. 12 नेशन ने मिलके एक ट्रीटी साइन की, अंटार्कटिक ट्रीटी। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था, ये साइन का वही बच्चा 1959 में। फिर 6 मोर नेशन ने इसको ज्वाइन किया, और वो 6 मोर नेशन में इंडिया एक था। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा बेटा, हम तो 80s में पहुँचे अंटार्कटिका, तो 80s में पहुँचे, 18 में हमने हमारा रिसर्च स्टेशन बनाया। पहुँचे नहीं, 80s में हमने हमारा रिसर्च स्टेशन बना दिया था अंटार्कटिका में। फिर से मैं बोल रही हूँ, पहुँचे नहीं, 80s में हमारा रिसर्च स्टेशन बन गया। तो 1959 में जो 12 नेशन थे उसमें हम नहीं थे, बाद में जो 6 मोर नेशन ज्वाइन किए उसमें हम थे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पीसफुल पर्पसेस के लिए दिस ट्रीटी द नेशन हैड टू वर्क फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस के लिए हम लोग वर्क करेंगे, फ्रीली एक्सचेंज करेंगे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ में, कंजर्व करेंगे अंटार्कटिका की लिविंग रिसोर्सेज को, एंड नॉट डिस्पोज देयर रेडियो एक्टिव वेस्ट देयर। और बच्चा मेन जो चीज़ें थी इस ट्रीटी की, वो ध्यान से सुने कि भाई हम लोग पीसफुल पर्पस के लिए यहाँ पर काम करेंगे। दूसरा, हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसका फ्री एक्सचेंज करेंगे। हम अंटार्कटिका को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे वहाँ के लिविंग रिसोर्सेज को। फिर जितना भी हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको कभी भी डिस्पोज नहीं करेंगे अंटार्कटिका पे। ठीक है, दिस ट्रीटी प्रिजर्व द कॉन्टिनेंट फॉर नॉन मिलिट्री साइंटिफिक परस्यूट। ये जो ट्रीटी थी प्रिजर्व करती है कि कॉन्टिनेंट में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी। 1991 में जो अटलांटिक ट्रीटी बैंड ऑल माइनिंग एक्टिविटीज़ इन दिस कॉन्टिनेंट। फिर 1991 में एक ट्रीटी और आई जिसका नाम था अटलांटिक ट्रीटी। उसने जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ उस कॉन्टिनेंट पे हो रही थी उसको बैन कर दिया फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। फिर से सुनिए आप, एक लैंडमार्क ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था अटलांटिक ट्रीटी। कब साइन हुई? 1959 में। इसको 12 नेशन ने साइन किया, बाद में 6 मोर नेशन और जुड़ गए वहाँ पर, और जिसमें इंडिया भी एक था। फिर इंडिया भी इसका पार्ट बन गया। और एक ही बात थी कि भाई देखो, हम इसको जो अंटार्कटिका है इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। वी विल एक्सचेंज वट एवर इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रीली, वी विल कंजर्व द एनवायरमेंट, लिविंग सोर्स ऑफ अंटार्कटिका, even we are not going to dispose any of the radioactive waste there. Then this treaty preserves the continent for non-military scientific pursuit. No military activity will be there on Antarctica. Then one more activity will be signed, that is on 1991, and it banned all the mining activities on the continent till next 50 years. आने वाले 50 सालों तक कोई आप माइनिंग वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन वॉइड जोन, आज भी आपको बहुत सारे मानव, बहुत सारे इंसान वहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वहाँ की, जो क्लाइमेट है वहाँ की, जो एनवायरनमेंट है, वो हमारी नीड को सूट ही नहीं करता है। इट्स नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। वहाँ पर हमारे रिसर्च स्टेशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ का रिसर्च स्टेशन है, पर वहाँ पर साइंटिस्ट परमानेंटली नहीं रहते बच्चा, टेम्पररी रहते हैं। ठीक है, वहाँ टूरिस्ट समर सीजन में कोस्टल एरिया को विजिट कर सकते हैं बच्चा, टूरिस्ट लोग भी, पर वो बहुत लंबे टाइम तक, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू लीव देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Even though whatever scientists are there for research purpose, they are also coming and going. They are not living there permanently. They are temporary there.
अंटार्कटिका टिल डेट इज़ एन आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। 95% जो लैंड कवर है वो थिक आइस शीट से कवर है। जितना भी लैंड एरिया है उसके ऊपर मोटी सी लेयर जमी हुई है आइस की। कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ का, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, ट्रीज भी नहीं है, बुशेस भी नहीं है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कैसी होगी? क्या यहाँ पर एलिफेंट, लॉयन, मंकी सब रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहाँ पर सील्स हैं, पेंगुइन्स हैं, ठीक है, जो भी शोर्स पे मिलेंगी। जितना भी ओशन है जो अंटार्कटिका के आसपास है उसको कवर करता है, वो है होम बहुत सारी व्हेल्स का, सील्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस का। ठीक है, चल, तो आज भी ये ह्यूमन वॉइड है बिकॉज जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस है, कंडीशंस है, वो सपोर्ट नहीं करती ह्यूमन सेटलमेंट्स को। आज भी हमारे साइंटिस्ट रहते हैं पर वो भी परमानेंटली नहीं रहते, टेम्पररी रहते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्ड डेजर्ट, नो ट्री, नो बुशेस आर देयर, some shields, some fishes, variety of shields, variety of fishes, variety of seals रहेंगी, penguins रहेंगी वहाँ पर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अरे नहीं, ये 2 लाइनें रह गई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सच इनहॉस्पिटेबल कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन है वो इनहॉस्पिटेबल है, तो ह्यूमन सेटलमेंट अभी तो सेट होना पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। हैज़ दिस कॉन्टिनेंट एज रेफर्ड एज ह्यूमन वॉइड जोन, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन वॉइड जोन। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं बच्चा। साइंटिस्ट रिसर्च स्टेशन जरूर हैं पर वो भी टेम्पररी इनहेबिटेंट्स हैं। परमानेंट हैबिटेशन ऑन कॉन्टिनेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। परमानेंट हैबिटेशन तो बहुत मुश्किल बात है बच्चा, और आने वाले और 50 ईयर हम नहीं देख सकते। हो सकता है फिर हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर ले कि हम वहाँ पर रह पाएँ। ठीक है, इफ़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एन आइसोलेटेड लोकेशन, पॉसिबल ही नहीं है, लोकेशन भी एकदम आइसोलेटेड है। जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, लैक ऑफ डे लाइट ड्यूरिंग विंटर, विंटर में तो डे लाइट होती ही नहीं है, 6 मंथ की तो भैया रात ही हो जाती है। इन एडिशन द कॉन्टिनेंट इज श्रिंकिंग इन साइड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चा धीरे धीरे करके ये कॉन्टिनेंट श्रिंक होता जा रहा है अपने साइज़ में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज चला रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे कार्बन एमिशन कंटिन्यूस हो रहा है। फॉसिल फ्यूल बर्न करें, कार, पेट्रोल, डीजल की वजह से भी, कि कार, ट्रक, बस इतना चल रहा है, उसकी वजह से भी कार्बन एमिशन हो रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसका लेवल जितना बढ़ता जा रहा है, ये बर्निंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स में कोल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट ये श्रिंक कर रहा है साइज़ में, मेनी प्लेसेस आइस शीट्स आर मेल्टिंग, हर जगह हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर कि आइस शीट मेल्ट करती जा रही है। ये देखो, आइस शीट मेल्ट करके पानी में मिलती जा रही हैं, और ये किस पानी में मिल रही है बच्चा? ओशन में। अब इनके ओशन में मिल जाने के कारण हमारी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ओशन वाटर सॉल्टी होता है। दिस चेंजेस अक्कर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जहाँ पर कार्बन का एमिशन बढ़ता जा रहा है। कार्बन का एमिशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो कार्बन का एमिशन जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट को पड़ेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंडशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो सनलाइट को वापस ही नहीं जाने देती कार्बन डाइऑक्साइड, बोलती नहीं नहीं मेरे साथ इस अर्थ के एनवायरनमेंट में ही रहो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहो। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हैं कोल, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, चलो। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.